गाजा के अंदर हमास ने 4 बड़ी घटनाओं में अनगिनत इजरायली सोल्जर्स को या तो घायल कर दिया है और या मार दिया है। अमरीश मिश्रा स्पीक्स में आपका स्वागत है। आज है दिन 7 तारीख 7 जून 2025 7/6/2025 और जैसे जैसे ये जून का महीना पड़ रहा है, ये इजराइल के लिए सबसे खूनी साबित हो रहा है। हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। कितने इजरायली सोल्जर्स अभी तक मारे जा चुके हैं, वो 4 घटनाएं कौन सी जिनका मैंने अभी जिक्र किया, उसके साथ साथ गाजा की ह्यूमैनिटेरियन सिचुएशन क्या है, वेस्ट बैंक की क्या स्थिति है, ईरान को लेकर बहुत बड़ा खुलासा सामने आया। ईरान के पास एक ऐसा डॉक्यूमेंट आ गया है जो इजराइल के लिए बहुत ही चिंताजनक, बहुत ही चिंता का सबब हो सकता है। और उसके बाद सीरिया, लेबनान, रशिया यूक्रेन वॉर में क्या हो रहा है, स्पेन में क्या हो रहा है, इंटरनेशनल लेवल पे क्या हो रहा है, गाजा फ्लोटिला जो कि गाजा की तरफ बढ़ी, उसकी क्या स्थिति, इन सारी चीजों पे हम डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम देखिए आते हैं, या चलिए बातचीत शुरू करने के पहले आपको मैं एक चीज के प्रति आगाह कर दूं। पूरी कोशिश इस समय हो रही है कि फिलिस्तीन के पक्ष में और खासतौर पे फिलिस्तीन में रेजिस्टेंस के पक्ष में जो आवाजें हैं उनको बंद किया जाए, उनकी रीच कम किया जाए। आपने देखा होगा कि हमारे वीडियोस जो कम से कम 70-80 हजार 90 हजार व्यूज ला रहे थे, अचानक पिछले 2-3 दिनों से 30 या 50 या 40 हजार व्यूज पे रुक जा रहे हैं। इसका ये तो एक बदमाशी हो रही है, लेकिन इसका निदान क्या है? आप लोग क्या कर सकते हैं? सवाल वो है। आप लोग ये कर सकते हैं कि जैसे ही मेरा वीडियो शुरू हो, देखिए आप तुरंत, मतलब जो आपको नोटिफिकेशन आए, जैसे ही नोटिफिकेशन आए, जैसे ही वो हो, तुरंत आप आइए। और जो हमारे कमिटेड फॉलोअर्स है 5 से 10 हजार, वो शुरू में ही एक भीड़ क्रिएट कर दे, व्यूज हमारे शुरू में बहुत ज्यादा हो जाए। ये आज मैं आपको बता रहा हूं, मैंने पहले भी आपको बताया है, लेकिन आज मैं आपको रिमाइंड करा रहा हूं। तो शायद आज ना हो, लेकिन कल से इस बात को ध्यान रखिएगा, मैं रोज रिमाइंड कराऊंगा आपको। जैसे ही आपको नोटिफिकेशन मिले वैसे ही बड़ी संख्या में आप आ जाइए। जितना ज्यादा हो सकता है उतनी बड़ी संख्या में आइए। बहुत बड़ी एक साजिश हो रही है, और वो इसलिए हो रही है क्योंकि हमास जीत रहा है। जब तक गाजा के सिविलियंस मारे जाते हैं तब तक ये लोग ऐसा नहीं करते। जहां हमास मारना शुरू करता है और उसकी खबर हम जनता तक पहुंचाते हैं, हमारे जैसे लोगों को खास तौर पे इस पर रिस्ट्रिक्ट किया जाता है, और कोई तो उस तरह से बोल भी नहीं रहा है। तो इसलिए मैं आपको, अच्छा, और ये चीज मेरे एक्स हैंडल पे भी हो रही है, तो इसलिए मैं आपको आगाह कर रहा हूं फिर से। आप बिल्कुल पूरा मतलब चाक चौबंद रहिएगा और चौकन्ने रहिएगा किसी भी इस तरह की साजिश के प्रति। उसके साथ दूसरी अपील, आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा किसी भी हालत में, और इस पे आप कमेंट करना मत भूलिएगा। 1000 कमेंट्स चाहिए हमको। अब हम आते हैं कि जो 4 बड़ी घटनाएं हुई हैं आज, यानी आज जो 7 जून है, 6 और 7 जून, यानी 6 की रात और 7 जून की सुबह जो 4 बड़ी घटनाएं हुई हैं वो कौन सी है? सबसे पहले देखिए तो जो अल मुंतार हिल है शुजैया के पास, वहां पर हमास के फाइटर्स ने एक आईडीएफ सोल्जर्स की एक बड़े जमावड़े को तितर बितर कर दिया, और ये 60 मिलीमीटर मोटर शेल्स छोड़ के किया। और देखिए पहले क्या होता था, 60 मिलीमीटर मोटर शेल्स बहुत नजदीक दिशा से छोड़े जाते हैं। इस तरह का काम हमास पहले भी कर चुका है। लेकिन पहले क्या होता था कि एक तो आईडीएफ का जो जमावड़ा होता था एक बड़ी संख्या में इकट्ठा नहीं होता था, इस डर से कि कहीं हमास उसको मार ना दे। इधर लेकिन क्या हुआ है कि जो जबलिया में, खान यूनिस में, और हम पूरे आंकड़ों के साथ आए हैं, हम आप बात करेंगे कि पिछले 5-6 दिनों में एक बड़ी संख्या में इजरायली मारे गए हैं। तो उससे जो खौफ पैदा हुआ है, तो आईडीएफ वाले क्या करें, दे हैव स्टार्टेड बैंडिंग टुगेदर, यानी वो एक दूसरे के नजदीक रहने लग रहे हैं। अब ये ऊपर से ऑर्डर नहीं, अपने आप हो रहा है। और हमास इस चीज को समझ गया, उसने आज यही मौका देख के ताड़ के उसने मार दिया। अब आप देखो, अब आप अगर अपने ऑफिसर के कहने पे चलो तो उसमें आपको डर है कि कहीं कौन सा घर, किस घर में हमास ने एक्सप्लोजिव्स रखे हैं, किस सड़क के नीचे एक्सप्लोजिव्स हैं। तो वो आप अपने कमांडर का ऑर्डर नहीं फॉलो कर रहे हो। फिर आप अगर ऑर्डर ना फॉलो करके बड़ी संख्या में निकल रहे हो, 100 की संख्या में, 150 की संख्या में, तो वहां हमास तुमको देख रहा है, और उसमें उसका तो काम आसान हो गया हमास का। वो तो सीधे रॉकेट मारता है और उसमें आपका 4 या 5 तो उसमें घायल होना ही है। ये देखिए जो अल मुंतार में घटना घटी है, इसका ये महत्व है। उसके बाद जो दूसरी बड़ी घटना है वो कफ अल करारा खान यूनिस के नॉर्थ में, ये शुजैया में जो कि ईस्ट गाजा में है, और ये जो घटना है
कफ अल करारा खान यूनिस में। और यहां पर देखिए वही हुआ कि एक आईडीएफ की व्हीकल गुजर रही थी, वहीं पर जो एक सड़क है ये कफ अल करारा में, और ये सड़क भी इजरायलियों ने बनाई है अभी हाल में, मेकशिफ्ट सड़क है और बिल्कुल सेफ सब जा रही थी, उस पर से व्हीकल निकली और एक्सप्लोजन हो गया। कैसे ये हो रहा है आप बताइए। हमास के फाइटर्स कितने आगे तकनीक के मामले में हैं, हर तरीके के। एक तरफ अल मुंतार में मोटर छोड़ा, इधर उन्होंने कफ्र अल करारा में उन्होंने पूरा का पूरा ये उड़ा दिया, यानी एक पूरी व्हीकल उड़ा दी। और उसके बाद देखिए जो तीसरा इंसिडेंट है ये कनाडा हॉल, ये भी खान यूनिस के लेकिन साउथ ईस्ट, यहां पर कनाडा हॉल में फिर वही हुआ कि एक मेकशिफ्ट कमांड सेंटर यहां पर आईडीएफ ने बनाया हुआ है, और कनाडा हॉल के पास बिल्कुल, और कनाडा हॉल के पास जो मेकशिफ्ट कमांड सेंटर बनाया हुआ है उस पर भी मोटर शेल्स मार दिए, अंधाधुंध मारे हैं। ये बिल्कुल उस तरीके से है कि जैसे आप एक साथ करते हैं। और इजराइल को शायद ये उम्मीद नहीं है, अभी उसके बारे में और रिसर्च चल रही है, शायद ये इतनी बड़ी संख्या में मोटर शेल्स, मोटर रॉकेट्स हमास के पास हैं, ये इजरायली सेना ने कहीं ना कहीं अंडर एस्टिमेट किया था, क्योंकि यहां पर भी देखिए वो चौकन्ने नहीं थे और वो कमांड सेंटर उनको वहां से हटाना पड़ा। उसके बाद शुजैया में फिर लौटते हैं, ये चौथी घटना, एक इजरायली सोल्जर घायल हो गया, फिर वही मोटर शेल से घायल हो गया। ये पहला वाला नहीं, एक दूसरा जमावड़ा आया था, उस पर भी मोटर शेल्स मारे और उसमें घायल हो गए। ये तो 4 खबरें हैं जिसके डिटेल्स हमको पता है। एक 5वीं घटना हुई है, आज ही हुई है, नॉर्थ गाजा में 10 इजरायली सोल्जर्स बुरी तरीके से घायल हो गए हैं। और वो जो घटना है जबलिया बेतलहिया के बीच में हुई है, कैसे हुई है उसके डिटेल्स अभी नहीं आए हैं, संभवतः कल तक उसके डिटेल्स आ जाएंगे या आज रात तक आ जाएंगे। उसके बाद देखिए छठी घटना, हमने 4 की थी, छठी बेतलहिया। ये जो 10 सोल्जर्स वाली घटना है ये अलग है, ये छठी घटना बेतलहिया यानी नॉर्थ गाजा में। और इसमें जो है एक जो अबू अली मुस्तफ़ा ब्रिगेड्स हैं, जो पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस का हिस्सा है हमास के साथ, जो पीएफएलपी कम्युनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उसका जो लड़ाकू दस्ता है, ये इन लोगों ने जो कुछ आईडीएफ के सोल्जर्स वहां पर आज सुबह बेतलहिया में कुछ आए थे, वो जैसे होता है एक्सरसाइज करते हैं, ये करते हैं। अच्छा, उनके साथ आर्म्ड एस्कॉर्ट भी रहता है, कुछ ऑफिसर्स एक्सरसाइज करते हैं, मतलब ये कर रहे थे। वहां पर इन लोगों ने मोटर एक आरपीजी मार दी, एक सिंगल आरपीजी मारी, और उससे पता नहीं कितने अभी घायल हुए, इसकी क्लैरिटी नहीं है। और ये घटना जो है, ये वो जो मैं फिर बार बार कह रहा हूं, जो 10 लोग जो एक सिक्योरिटी इंसिडेंट में ये नॉर्थ गाजा में घायल हुए हैं, उससे अलग है। 6 घटना ये पूरी हो चुकी है। अब आप देखिए कि जो खान यूनिस में 6 जून को यानी कल तो खान यूनिस की बड़ी घटना हुई, जिसमें पूरा एक घर जिसमें इजरायली सोल्जर्स थे पूरा एक्सप्लोड हो गया। 4 लोग ऑफिशियली इजराइल ने माने कि वो मारे गए। उसका इन्वेस्टिगेशन हुआ। अब उसके इन्वेस्टिगेशन में क्या निकला? उसके इन्वेस्टिगेशन में यह निकला कि उस पूरे घर को पहले ही पूरा ठीक से उसको जांच कर ली गई थी। इजरायली सेना के मतलब इजरायली पुलिस डॉग्स, ड्रोन्स, इंजीनियरिंग टूल्स, बिल्डिंग शेकिंग वेपन्स, सब कुछ वहां पर जाके ट्राई कर लिया था कि सेफ है। उसके बाद 4 लोग गए और उसके बाद बॉम्ब डेटोनेट हो गया। और ये पुरानी एक थ्योरी आइडिया फिर रिवाइव कर रहा है। आइडिया ये कह रहा है कि जो हम लोग ये पहले हमास फर्स्ट फ्लोर पे को बूबी ट्रैप करता था, तो फर्स्ट फ्लोर पे हम लोग नहीं जाते, अब सेकंड फ्लोर सीधे जाते हैं। अब सेकंड फ्लोर को करने लगे। ये बात तो हमें अभी तक याद है, मैं तो पढ़ के शॉक्ड हो गया। 4 दिन पहले ये मतलब 1-1.5 महीना 2 महीना पहले इस तरह की बात आई थी। एक बड़ी घटना हुई थी जिसमें इजरायली सोल्जर्स को नुकसान हुआ था, उसमें ये बात आई थी। और ये चीज फिर उसको दोहरा रहे। अभी तक तुम यही नहीं समझ पाए हो, फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर, अभी यहीं पर फंसे हुए हो। अब आप देख लीजिए, पूरा आपके सामने है। अच्छा, अब ये देखिए जो आंकड़े हैं कि 2 जून 2025 से लेके 6 जून 2025 तक, यानी कल तक कितने दिन हुए? 5 दिन हुए। इन 5 दिनों में गाजा के खान यूनिस, जबलिया और शुजैया में, खान यूनिस साउथ, जबलिया नॉर्थ, शुजैया ईस्ट, इन तीनों इलाकों में 8 इजरायली सैनिक मारे गए।
इन 5 डे, और ये ऑफिशियल है, ये ऑफिशियल जो एक्नॉलेजमेंट इजराइल ने किया है। अभी असलियत तो कुछ और ही है। 8 इजरायली सोल्जर्स मारे गए हैं और रेट हो गया 1.6 सोल्जर पर डे इन द लास्ट 5 डेज। इजरायली सोल्जर्स हैव बीन किल्ड। उसके बाद 16 से ऊपर घायल हैं, और अगर 16 भी हम फिगर मान के चलें तो ये रेट होता है पिछले 5 दिनों में 3.2 पर डे जो घायल है। ये है सिचुएशन, ये है सिचुएशन जिसको, जो एक ग्राउंड की, जो एक मिलिट्री हालात हैं उनमें देखिए ये हो रहा है। अब चलते हैं हम, देखिए जो गाजा की ह्यूमैनिटेरियन सिचुएशन है। आज देखिए क्या हुआ कि एक करीब 40 सिविलियन पैलेस्टीनियन सिविलियंस वो शहीद हुए, और ये एक अल शिफा मेडिकल कॉम्प्लेक्स के पास जबलिया अल बलाद जो एरिया है वही नॉर्थ गाजा में, वहां पर एक इजराइल ने बॉम्ब मारा। देखिए अब इजराइल क्या कर रहा है, जो बॉम्बिंग कर रहा है वो सीधे सीधे जब उसके सोल्जर्स मारे जाते हैं तो वो करता है। अब 10 ये जो हमने पहले खबर बताई कि जबलिया के पास ऐसा इंसिडेंट हुआ है, 10 इजरायली सोल्जर्स घायल हैं, उसमें से शायद मृत भी हो गए हों। उसके बाद ये बॉम्बिंग हुई है और इसमें 40 फिलिस्तीनी सिविलियन शहीद हुए। ठीक है, तुम अपना ये रेट रखो कि तुम्हारे 10 मारेंगे हम तुम्हारे 40 मारेंगे, लेकिन इस तरीके से जंग नहीं होती। जंग इस तरह अमेरिका लड़ चुका है, वियतनाम में लड़ चुका है, और वियतनाम में आपको पता है ना कि 1 मिलियन वियतनामीज, बल्कि बहुत सारे एस्टिमेट्स तो ये हैं कि 3 मिलियन 30 लाख वियतनामीज मारे गए तब उनको आज़ादी मिली, और उसमें अमेरिका के 58,000 सोल्जर्स मारे गए। और उसके बाद अल्जीरियन वॉर ऑफ लिबरेशन 1954 से 1962, अल्जीरियन वॉर ऑफ लिबरेशन में आप देखिए उसमें करीब 1 मिलियन 10 लाख अल्जीरियंस मारे गए थे, और वो पूरा 8 साल लड़ाई चली थी, युद्ध चला था, अल्जीरिया को इंडिपेंडेंस मिली थी। फ्रांस के करीब 40,000 से ऊपर ये फ्रेंच मारे गए। तो अब आप देखिए ये जो सिविलियन कैजुअलिटीज वाली बात है, ये नहीं, ये इसका फैक्ट, ये हमने खुद 1857 में रोज कहता हूं 1857 की लड़ाई में केवल 10 सालों में 1857 से 1867 1857 टू 1867 1 करोड़ हमारे हिंदुस्तानी मारे गए थे पूरे हिंदुस्तान में, सबसे ज्यादा यूपी बिहार में। और ये जो पूरा आंकड़ा है ये उसको नहीं इंक्लूड कर रहा है जो 1942 में मारे गए, जलियांवाला बाग में मारे गए, वो तो चलिए अलग है। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि या जो सुभाष चंद्र बोस की इंडियन नेशनल आर्मी है उसमें जो सोल्जर्स मारे गए ये उसको इंक्लूड नहीं कर रहा है। उसको इंक्लूड कर लीजिए तो 1 करोड़ से ऊपर पहुंच जाता है। अब आप देखिए तो जो गाजा के सिविलियंस मारे जा रहे हैं, हमारी पूरी संवेदना उनके साथ है, शहीद का दर्जा उनको है, लेकिन ये एक लड़ाई है जिसमें ये पहलू रहेगा, इसमें बहुत ही मजबूत दिल से हमको इसका सामना करना होगा। उसके बाद आप देखिए तो जो पूरा जो डेथ टोल है इस समय मैंने 8 अक्टूबर 2023 से वो 54,772 पहुंच गया है जो गाजा के सिविलियन शहीद हुए हैं, और 1,25,834 1,25,834 ये हो गया है वुंडेड। और जो 18 मार्च से जो नेतन्याहू ने अपना नया ऑफेंसिव शुरू किया है उसमें 2025 सिविलियंस हैव बीन मार्टियर्ड, और नहीं सॉरी, जो 18 मार्च 2025 से शुरू किया उसने, सॉरी, उसमें 4,497 civilians have been martyred and 13,793 injuries। ये पूरी एक सिचुएशन है। अब हम इस पे आते हैं, देखिए वेस्ट बैंक पे। अब वेस्ट बैंक में क्या है कि जगह जगह देखिए वहां रेजिस्टेंस हो रहा है, और इजराइल जो है वो एक्चुअली अब ये साफ हो गया कि वो एनेक्स करने की जो बात है वेस्ट बैंक को, वो इजराइल इज यूजिंग इट एज अ बार्गेनिंग चिप विथ यूरोप। यूरोप कह रहा है कि हम पैलेस्टीनियन स्टेट रिकग्नाइज कर लेंगे, इजराइल कह रहा है अगर तुमने रिकग्नाइज किया, जो स्पेशली जो फ्रांस के प्रेसिडेंट मैक्रोन से जो डिबेट अभी चल रही है इजराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू की, तो उसमें ये हो रहा है कि हम ये इजराइल कह रहा है कि अगर आपने ये ऐसा किया तो हम यहाँ पर एक एनेक्स कर देंगे वेस्ट बैंक। और एनेक्स करने की बात, अच्छा, और हम लोग इसके पहले सुन रहे थे कि ये ट्रंप के समय से एनेक्सेशन का प्लान है, फिर अभी सुन रहे हैं कि ये इसको बार्गेनिंग चिप के रूप में यूज किया जा रहा है। आज स्मोत्रिच ने भी इसके संदर्भ में एक बयान दिया है, वो भी आपको बताएंगे। अभी देखिए क्या है कि जो यमोन एरिया है जेनिन में, ये एक नए स्ट्रांग
होल्ड के रूप में। एक तो शरात अल हरितिया है जहां पर लगातार आईडीएफ मात खा रहा है। दूसरा यमन, यमन में आज देखिए कम से कम 3 बार आईडीएफ ने घुसने की कोशिश की, तीनों बार वो को पीछे हटना पड़ा। बिकॉज क्या हो रहा है वहां पर कि जो रेजिस्टेंस फाइटर्स हैं वो भी देख रहे हैं कि जेनिन पे हमला किए हुए, जेनिन को इन्वेड किए हुए अब 4 महीने हो गए और ये लोग अभी भी एक पॉइंट के आगे नहीं बढ़ पाते। तो उस पॉइंट पे, और ये जो यमन से लेके एक लाइन खींची है रेजिस्टेंस ने, एक ऐसी एक लाइन बनाई है यमन से लेके जेनिन साउथ तक, और वो पूरा उस पर उन लोगों ने अपने फाइटर्स रख दिए हैं कि इस लाइन के आगे इजराइल नहीं घुसेगा। और वही हो रहा है, इजराइल नहीं घुस पा रहा है। वो जहां पर घर वगैरह कई डिमोलिश किए जेनिन में, 20,000 पीपल इन जेनिन वो डिस्प्लेस्ड, उनको डिस्प्लेस किया गया। फिर भी वो वहां पर कुछ ऐसी चीज नहीं बना पा रहा है जो परमानेंट हो, या जो सारे जो उसकी प्लानिंग है कि जो 6 लाख इलीगल सेटलर्स हैं उनके सेटलमेंट्स को हम सब जोड़ दें, एक लाइन में जोड़ दें। तो वो नहीं कर पा रहा है। उसके बाद जो मैं कह रहा था स्मोत्रिच का स्टेटमेंट, स्मोत्रिच ने ये कहा है कि जो एरिया सी, जो देखिए अब एरिया सी क्या है, ये 1993 में जो ऑस्लो अकॉर्ड्स हुए थे उसमें वेस्ट बैंक को 3 एरियाज में बांटा गया था, ए बी सी। तो ए एरियाज जिसमें पैलेस्टीनियन अथॉरिटी का जो है उसका रोल रहेगा, वो करीब केवल 18% था। एरिया बी जिसमें इजराइल और पैलेस्टीन अथॉरिटी का जॉइंट कंट्रोल रहेगा, और एरिया सी क्योंकि 60% था वेस्ट बैंक का, उसमें इजराइल का कंट्रोल था। तो अच्छा, लेकिन वो मतलब कंट्रोल मतलब उसके लॉ एंड ऑर्डर और बाकी सब मामलों में इजराइल देखेगा उनको। तो 60 तो एनेक्स नहीं था वो, लेकिन अब स्मोत्रिच कह रहा है कि उसको हम एनेक्स कर देंगे, और ये कह रहा है कि यूरोप अपनी पोजीशन से पीछे हटे। तो ये भी कोई सीरियस थ्रेट नहीं है। तुम एनेक्स कर भी दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एनेक्स ना करो तो भी वहां लड़ाई होगी। यूरोप के साथ जो तुम्हारा अपना चल रहा है वो एक अलग इशू है, वो अपने उसमें कोई ना कोई बार्गेनिंग चल रही है। लेकिन यूरोप हो सकता है कि इस पोजीशन में है, मजबूर है, क्योंकि वहां की सिविलियन अनरेस्ट बहुत है, स्पेशली फ्रांस और इंग्लैंड में। तो यूरोप उस तरफ आगे बढ़ सकता है कि वो पैलेस्टीनियन स्टेट को रिकग्निशन दे। उसके बाद देखिए एक नाब्लिस के उरिफ और असीरा अल किबलिया के बीच में एक जगह है, वहां पर आज फिर से एक 3 घंटे की पूरी लड़ाई हुई, जिसमें सेटलर्स ने कोशिश की घुस के फिलिस्तीनी सिविलियंस को पे अटैक करने की, उनके घरों को जलाने की, जैसे पहले भी कई जगह हो चुका है। और इस बार फिलिस्तीनी युवकों ने उनको रोका, पत्थरबाजी हुई और जिसमें उनको पीछे हटना पड़ा। उसके बाद तुलकरेम में देखिए वेस्ट बैंक में 132nd डे है इन्वेजन का तुलकरेम का, जेनिन के जो जस्ट थोड़ा नीचे है। और तुलकरेम में भी लार्ज स्केल डिमोलिशन हो चुका है, सब कुछ हो चुका है। 20 बिल्डिंगें डिमोलिश की जा चुकी हैं, 48 बिल्डिंग्स नूर शम्स कैंप में डिमोलिश की जा चुकी हैं। पर इसके बावजूद कहानी यह है कि इसके बावजूद तुलकरेम में आईडीएफ की फोर्सेस एक पॉइंट के बियॉन्ड नहीं जा पा रही। नूर शम्स कैंप में भी वो नहीं घुस पा रही। पूरी तरह से नूर शम्स कैंप को डिमोलिश करने की बात थी, जो बात आज से 2 महीना पहले कही गई थी, और वो नहीं हो पा रहा है। ये देखिए ग्राउंड के लेवल पे जो हो रहा है, इसको हमको देखना। अच्छा, अब ये जो देखिए एक बड़ी कहानी है कि इजराइल के अंदर इजरायली आर्मी में जो प्रॉब्लम है, वो मैंने आपको बताया, वो कई जगह रिफ्लेक्ट हुई। इतने इजरायली सोल्जर्स इधर मारे गए, लोगों ने लड़ने से मना कर दिया। अब उसको लेके आईडीएफ की खुद की रिपोर्ट आई है, उसमें यह है कि करीब 10,000 सोल्जर्स का टोटल डेफिसिट है हर फ्रंट पे, यानी वेस्ट बैंक, गाजा, लेबनान और सीरिया, चारों फ्रंट पे जहां इजरायली फोर्सेस हैं, 10,000 सोल्जर्स का डेफिसिट है। और 6,000 जो कॉम्बैट यूनिट्स में हैं वो वापस नहीं लौट रहे हैं। उसके बाद जो एक पूरी बात आई है कि 9,000 सोल्जर्स जो अभी एनलिस्ट हुए थे, ये जो जनरल सोल्जर्स हैं जिन्होंने अपने को कहा कि मुझको मेंटली अनस्टेबल डिक्लेयर करो, वो नहीं, जो अभी जो लेटेस्ट ग्राउंड इन्वेजन गाजा का शुरू हुआ है, उसके पहले जो रिजर्व्स का मोबिलाइजेशन हुआ था, उसमें से जो नेतन्याहू ने कहा कि हम 4 लाख रिजर्विस्ट हम मोबिलाइज करें। 4 लाख तो तुम ये खैर क्या करोगे, मुश्किल से 70-80 हजार, उसमें से 9,000 have declared themselves mentally unstable। उन्होंने कहा हम लड़ने के काबिल नहीं है, हमारा दिमाग खराब है, उनके परिवार वालों ने कहा, और ये पूरा एक डेडलॉक बना हुआ है। अब यहां पर जो चीफ ऑफ स्टाफ है इयाल जमीर, इन्होंने कहा है कि हम
ड्यूरेशन जो सर्विस का है वो कम कर देंगे, लड़ने तो आओ, कुछ तो करो, ऐसा नहीं होना चाहिए, पर ये एक मामला फंसा हुआ है। और फिर जो एक बड़ी बात है कि जो हरीदीस को लेके नेतन्याहू की सीक्रेट फोन कॉल लीक हुई, जिसमें वो ये कह रहा है कि उसने चीफ ऑफ स्टाफ हर्जी हलेवी जो पहले वाले थे उनको और डिफेंस मिनिस्टर योव गालिंद को इसलिए हटाया क्योंकि वो कह रहे थे कि हरीदीस को भी कॉन्स्क्रिप्ट करो, उनको भी लड़ने भेजो। लेकिन हरीदीस को लड़ने भेज दे सकते हैं क्योंकि उनका पूरा बेस वहां पर उस पर डिपेंडेंट है। अब प्रॉब्लम अब ये लोग एक नया रास्ता निकाल रहे हैं। इन्होंने कहा है कि हम हरीदीस को ऐसा कुछ इंश्योर करेंगे कि अपने रिलीजियस रिचुअल्स भी वो ऑब्जर्व कर सकते हैं और वो लड़ाई में भी भाग ले सकते हैं। लेकिन उसमें ये बताओ, हरीदीस के लिए तो लड़ना ही हराम है। वो एक हमारे यहाँ भी एक ऐसा सेक्ट हुआ करता था, हथियार कुछ तो ऐसे सेक्ट्स हमारे मतलब जैसे ये सनातन धर्म में कुछ ऐसे सेक्ट्स अभी भी हैं जो जिनको हथियार लेके चलना अनिवार्य है। कुछ ऐसे सेक्ट्स हैं जैसे मेरे ख्याल से उदासी अखाड़ा है, एक दो और है, जो हथियार जिनको छूना मना है ऐसा। तो ये हरीदीस उसमें से आते हैं जिनको हथियार छूना मना है। तो जब हथियार छूना मना है तो ये आर्मी में क्या करेंगे? पूजा पाठ करेंगे, मतलब लड़ेंगे नहीं। और अगर और आप कह रहे हो कि नहीं हथियार भी चलाओ पूजा पाठ भी करो, तो ये दोनों चीजें कैसे होंगी? ये दोनों चीजें तभी हो सकती है जब उनका कल्चर इस तरह का हो और उनका जो उनके रिलीजियस बिलीफ्स अगर ये अलाउ करते हो, जब वही नहीं अलाउ कर रहे हैं तो बात ही खत्म हो जाती है। उसके बाद देखिए जो बड़ी खबर ईरान को लेकर, अरे ईरान तो मतलब ऐसी, ईरान और चाइना जो दो ऐसे देश हैं, दे आर सरप्राइजिंग द वर्ल्ड एवरी डे। चाइना कुछ नए वेपन्स निकालता है, कुछ एआई निकाल देता है, कुछ अपना नया पैतरा सामने लाता है। ईरान ने आज तो हिला दिया ये कह के कि उसके पास इजराइल की न्यूक्लियर फैसिलिटीज की इंटेलिजेंस है। और ये आप पूरा इसका स्टेटमेंट पढ़िए जो मतलब इसको देखिए जो ईरान से आया कि इरानियन इंटेलिजेंस सर्विस हैज एक्सेस्ड अ ह्यूज अमाउंट ऑफ सेंसिटिव इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू द इजरायली एनिमी। एक बहुत बड़ा जखीरा जो कि इंटेलिजेंस सर्विस ईरान की है उसने एक्सेस किया है, और ये काफी पहले एक्सेस हुआ था लेकिन उसकी स्टडी चल रही थी। वो इतना ज्यादा है कि उसमें सब कुछ है, उसमें इनके डिफेंस फैसिलिटीज के बारे में सब कुछ है, न्यूक्लियर प्लान्स, ये जो इनके न्यूक्लियर इजराइल के जो न्यूक्लियर प्लान्स हैं और जो फैसिलिटीज हैं उनके बारे में भी सारी इंफॉर्मेशन है। और ये इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान ब्रॉडकास्टिंग IRIB ने आज ऑफिशियल अनाउंसमेंट इसका कर दिया। अब आप बताइए, फिर ये ऑपरेशन देखिए लंबे समय से चल रहा था, इसमें क्या क्या है वो अभी क्लियर नहीं हुआ, लेकिन एक इसमें बात जो इसकी सच्चाई को वेरीफाई करता है कि अभी 20 मई को, आज है 7 जून, 20 मई 2025 को इजराइल पुलिस ने और शिन बेत ने 2 जूस को अरेस्ट किया था इजराइल में। उनके नाम है रॉय मिजराही और एल्मोग एटियास। तो रॉय मिजराही और एल्मोग एटियास दोनों 24 साल, इनको जो अरेस्ट किया था 20 मई को, उनके बारे में यही बात सामने आई थी कि ये लोग ईरान के लिए काम कर रहे थे। इन लोगों ने न्यूक्लियर फैसिलिटीज का डेटा रिलीज किया। अब आप देखिए, और ये 20 मई की बात है और ये इजराइल ने एडमिट किया था 25 मई को, और आज 7 जून को इजराइल ईरान ने साफ कर दिया है कि उसने वाकई इस काम को किया है। उसके बाद देखिए एक और बड़ी घटना लेबनान में हुई, जब एक यूनिफिल जो यूनाइटेड नेशंस इंटरिम फोर्स है वहां लेबनान में, और वो इजराइल को ही हमेशा मदद पहुंचाती है, यूनिफिल के एक फोर्स को इजरायली लेबनीज जनता ने घुसने नहीं दिया और उनका झंडा उतार के हिजबुल्लाह का झंडा वहां लगा दिया और लेबनीज आर्मी ने इसका अनुमोदन कर दिया। अब आप बताओ, और यही पूरा झगड़ा हिजबुल्लाह जो लेबनान में जो पूरी पॉलिटिक्स हिजबुल्लाह की वो यही है कि किसी भी तरह से लेबनीज आर्मी को हम अपने साथ ला। लेबनीज आर्मी आ रही है साथ, हिजबुल्लाह यूनिफिल के व्हीकल से झंडा उतार के हिजबुल्लाह का झंडा लगा दिया वहां की जनता ने। और ये जो है जो लेबनीज आर्मी है उसने इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया, उसने कुछ नहीं कहा। और इसको लेके जो यूनिफिल के जो वहां के जो सदर्न लेबनीज एक वो जो यूनिफिल के स्पोक्स पर्सन है एंड्रिया टिनेटी, उन्होंने कहा है कि ये हमारा मैंडेट है, हम जा सकते हैं कहीं भी, हमको पहले से इन्फॉर्म। हाँ, उसमें ये भी बात थी
कि जो लोकल्स कह रहे थे कि तुमने लेबनीज आर्मी को इन्फॉर्म नहीं किया, तुम कैसे आ गया हमारे इलाके में। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमने लेबनीज हमें हमारा मैंडेट ये नहीं है, हम लेबनीज आर्मी को इन्फॉर्म करना जरूरी नहीं है। जबकि जो रेजोल्यूशन 1701 है जिसके तहत यूनिफिल वहां पर है लेबनान में, जो 2006 में यूएनओ ने पास किया था, उसके तहत लेबनीज आर्मी के साथ ही जॉइंट एक ऑपरेशन ही यूनिफिल कर सकती है। इधर कुछ दिनों में जब बहुत सारा कंफ्यूजन था तो वो अपना अलग से ऑपरेट करती थी, लेकिन अब देखिए सारी चीजें स्ट्रीमलाइन हो रही है और लेबनीज आर्मी धीरे धीरे, लेबनीज आर्मी की जो जनरल पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस है वो बढ़ गई है। फिर देखिए लेबनान में हौला एक शहर है, वहां पर इजराइल ने एक ड्रोन बॉम्ब गिराया लेकिन वो फेल हो गया। इजराइल की जो इंकर्जन्स हैं लेबनान में अभी, जो उन्होंने बेरूत पे परसों और कल बॉम्बिंग की थी, उसमें भी देखिए कोई बड़ी संख्या में लेबनीज सिविलियंस शहीद नहीं हुए। उसमें पहले से लोगों को पता था, लोगों ने अपने एरियाज खाली कर दिए। अब लेबनान में एक उल्टी गंगा बह रही है इजराइल के खिलाफ। और इधर देखिए इसी के साथ एक और जो जुड़ी बात है, जो गाजा फ्रीडम फ्लोटिला जो सिसिली से चला था, वो देखिए इजिप्ट के इजिप्शियन कोस्ट के पास पहुंच गया है। और इसमें जो है आज उसमें बहुत सारे लोग हैं, उसमें ग्रेटा थर्नबर्ग हैं, उसमें अमेरिकन एक्ट्रेस सूसन सैरंडॉन है, उसमें जर्मन सिटीजन यास्मीन अकार हैं। और यास्मीन अकार ने आज बाकायदा वहां से एक बयान जारी किया, एक वीडियो क्लिप जारी की, जिसमें उन्होंने कहा है कि जर्मनी ने कभी भी नाजिज्म को एलिमिनेट नहीं किया, नाजिज्म ही ज़ायनिज्म में बदल गया, ये उन्होंने कहा। और इसको लेके देखिए बहुत सारी चीज़ें ये है कि इनको अरेस्ट कर लिया जाएगा, इनको ये कर दिया जाएगा, लेकिन पहले की तरह जो गोली वोली चलाने की बात थी वैसी चीज़ें भी हो सकती है, क्योंकि गाजा फ्लोटिला एक बहुत सेंसिटिव चीज़ है। उसमें बहुत सारे इंटरनेशनल फोर्सेज हैं, वो गाजा में घुसना चाहते हैं और कोई भी स्थिति ऐसी पैदा हो सकती है। इसमें एक फ्लैश पॉइंट है। उसके बाद जो रशिया और यूक्रेन में, जो यूक्रेन ने स्ट्राइक्स की थी, इधर रशिया ने वापस स्ट्राइक की हैं। और ये जो खास तौर पे जो अबाउट 100 ड्रोन सीधे कीव पे मारा है। कीव जो यूक्रेन का कैपिटल है, सीधे वहां पर जाके 100 रशियन ड्रोन हैव स्ट्रक कीव। उसके बाद रशियन वॉरशिप्स ने 30 कैलिबर मिसाइल्स छोड़ी हैं। और ये इनसे जो असर हुआ है कि कीव का एक बड़ा हिस्सा इस समय जल रहा है। और इसके बाद ट्रंप का बयान आया, ट्रंप की भी असलियत खुल गई। उसने कहा कि लोग कहते हैं हम रशिया के दोस्त हैं, हम किसी के दोस्त नहीं है, और रशिया को हम वार्न करते हैं कि उसका बड़ा बुरा हश्र होगा। अच्छा ये बताओ, ट्रंप ने ईरान को भी वार्न किया कि बहुत बुरा हश्र होगा, रशिया को भी वार्न किया बहुत बुरा हश्र होगा। चलिए ठीक है, ये तो ट्रंप की बात, ट्रंप की मस्क से नहीं बनी, आप लोग जानते हैं। द इंटरेस्टिंग पार्ट इज कि जो मस्क और ट्रंप में जो टूट गया मामला, पूरी मतलब दोस्त ना रहा, वो सब जो मामला हो गया, उसमें जो स्पेस एक्स है मस्क का, अमेरिकन कुछ ऐसे बयान आए कि स्पेस एक्स जो है उसको अमेरिकन गवर्नमेंट को सीज कर लेना चाहिए। और दूसरी बात, यूक्रेन ने जो अपनी मिसाइल्स लॉन्च की अभी पिछले दिनों रशिया में, ये मतलब रशिया की तरफ, जिसको ऑपरेशन स्पाइडर वेब कहा गया, उसमें स्टारलिंक का उसने यूज किया, लेकिन स्टारलिंक का यूज पूरी तरह से नहीं कर पाया। मस्क ने ब्लॉक कर दिया कि यूक्रेन स्टारलिंक को यूज ना कर पाया। अगर वो पूरी तरह से कर पाता तो ऑपरेशन स्पाइडर वेब और बड़ा हो सकता था। कोई रशियन कैजुअलिटी उसमें नहीं हुई, लेकिन रशियन कैजुअलिटीज हो सकती थी। मस्क ने स्टारलिंक को यूक्रेन को उपलब्ध नहीं कराई। ये देखिए जो क्लासिक अंडरस्टैंडिंग है हम लोग की, कि जो रूलिंग क्लास के आपसी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी जंग में, और वो एक मदद करते हैं रेजिस्टेंस को। और ये देखिए जो एक जबरदस्त खबर आई है कि फ्रांस में फ्रांस की जो सीक्रेट पुलिस है उसने एक नई साजिश सो कॉल्ड अनवील की। वो क्या है? फ्रांस में आप बिलीव नहीं करेंगे, मुस्लिम ब्रदरहुड का सबसे बड़ा नेटवर्क इस समय स्टैब्लिश हो गया। और मुस्लिम ब्रदरहुड इस समय चैरिटीज के थ्रू, सॉफ्ट पावर के थ्रू, एनजीओज के थ्रू उसने फ्रांस में बहुत बड़ा नेटवर्क स्टैब्लिश कर दिया। दूसरी बात, मुस्लिम ब्रदरहुड के ऐसे कुछ नेटवर्क से कुछ प्रो हमास लिटरेचर मिला है। आप तो जानते हैं हमास मुस्लिम ब्रदरहुड की आइडियोलॉजी को फॉलो करता है।
मैं मुस्लिम ब्रदरहुड की हिस्ट्री में नहीं जाऊंगा, मैं कई बार बता चुका हूं आपको, इजिप्ट में जो हुआ, फिर उसके बाद बाकी जगह भी मुस्लिम ब्रदरहुड, जॉर्डन में अभी जो प्रो पैलेस्टीनियन डेमोन्स्ट्रेशन हुए, जॉर्डन ने मुस्लिम ब्रदरहुड को बैन कर दिया, इजिप्ट में तो खैर बैंड है ही। अब यहां पर फ्रांस में मुस्लिम ब्रदरहुड का एक बड़ा नेटवर्क सामने आया और उसमें प्रो हमास लिटरेचर उसका सामने आया। अब आप सोचिए, कोई बड़ी प्लानिंग हो रही है, पूरा आप सोच लीजिए कि यूरोप को और फ्रांस को लेके कोई बड़ी प्लानिंग है। और इसमें जो सबसे ज़बरदस्त बात यह है जो फ्रांस में हुआ है कि फ्रांस में अभी स्टूडेंट मूवमेंट भी फिर से शुरू हो गया है। और उसमें अभी 4 दिन पहले खबर आई थी कि पेरिस में जो कुछ स्टूडेंट्स के साथ वायलेंट कन्फ्रंटेशन हुआ फ्रेंच पुलिस का, जिसमें जो 4 फ्रेंच स्टूडेंट्स पकड़े गए, उनके पास, जबकि इशू दूसरा था, कोई लोकल स्टूडेंट्स का इशू था, उनके पास से कफाया मिला, यानी जो हमास का कफाया वो मिला। इसको लेके फ्रांस में डिबेट चली, तो लोगों ने कहा कि अरे ये तो ये कफाया जो है इसको कैरी करना ये तो एक नॉर्मल चीज़ है, तो उनके ऊपर कोई एक्शन उसको लेके नहीं हुआ। लेकिन ये इंटरेस्टिंग चीज़ है कि उनके पास से कफाया मिलता है। और आज ये खबर आती है कि मुस्लिम ब्रदरहुड का एक बड़ा नेटवर्क है फ्रांस में, और जिसके पास जो प्रो हमास जिसकी लीनिंग्स है। और फिर देखिए ये स्पेन की एक बड़ी ही प्यारी सी खबर कि स्पेन ने, जो आप तो जानते हैं, स्पेन ने इजराइल के खिलाफ सैंक्शंस तक लगाने की बात करती है, मतलब कर दी है, आर्म्स एम्बार्गो लगाने की बात तक कर दी है। स्पेन में एक रेड लाइट है, उस रेड लाइट में मतलब वो जो ट्रैफिक लाइट होती है, सॉरी ट्रैफिक लाइट है, उस ट्रैफिक लाइट में जब लाल बत्ती जलती है तो उसमें लिखा होता है स्टॉप इजराइल, और जब ग्रीन बत्ती जलती है उसमें लिखा होता है फ्री गाजा। आज के लिए इतना ही, कल मैं फिर हाजिर हूँगा। धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।